Hi Vijay, this is your educator Shubham Pathak and welcome to my channel. And today we are going to continue with the chapter Nationalism in India. This is a very important chapter of your class 10 history CBSE board of course. और आज इसका दूसरा सेशन है. इसका एक पहला सेशन जा चुका है बच्चा मेरे ही चैनल पे. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू टाइप नेशनलिज्म इन इंडिया एंड यू हैव टू टाइप L1 यानी कि लेसन 1. लेसन 2 आज है. आधा चैप्टर उसमें कवर हो गया है, नॉन कोऑपरेशन उसमें कवर हो गया है. आज पूरा CDM कवर हो जाएगा. तो दो पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर डिवाइडेड है. जस्ट वांटेड टू टेल यू. चलो तो मैं बता देती हूँ कि आज के सेशन में आपको क्या मिलेगा. आज के सेशन में आई विल बी डिस्कसिंग वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. मुझे हमेशा लगता है कि हाफ ईयरली से पहले मतलब कि अगस्त तक या सितंबर तक हमें जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे क्लास 10 में उन सबकी स्टोरी याद हो जानी चाहिए. मतलब चैप्टर का एक आउटलाइन याद हो जाना चाहिए. उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे. तो अभी जो मैं क्या कर रही हूँ, अभी आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन एक बार सारे सिलेबस की वर्ड टू वर्ड हो जाएगी उसके बाद मैं क्वेश्चंस और रिवीजन वगैरह भी करवा दूंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको नॉन कोऑपरेशन के बारे में बताया और मैंने ये भी बताया कि नॉन कोऑपरेशन कैसे कई जगह पे वायलेंट हो गया था. हमने देखा कि शहरों में तो लोगों का उत्साह थोड़ा कम हो गया नॉन कोऑपरेशन में. हमने देखा कि गाँव में कंट्री साइड में ये वायलेंट हो गया. गुरिल्ला मूवमेंट चल गया आपका आंध्र प्रदेश में, मतलब कि ट्राइबल इलाकों में भी वायलेंट हो गया और स्वराज में अनसक्सेसफुल हो गया. तो ओवरऑल नॉन कोऑपरेशन थोड़ा सा फ्लॉप हो गया थोड़े दिन बाद. एंड एट द सेम टाइम चौरी चौरा पे एक भयानक इंसिडेंट हो गया जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. दोबारा से बता देती हूँ. चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था जिसमें पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया और लोगों ने सत्याग्रही भूल गए कि नॉन वायलेंस क्या होता है. उन्होंने भी पुलिस वालों से लड़ाई करना शुरू कर दी एंड फाइनली उन्होंने पुलिस स्टेशन को वायलेंस में आग लगा दिया और कुछ 21 से 22 पुलिस वाले वहीं पे जिंदा जल के मर गए. तो इससे जो है गांधी जी के दिल को बहुत क्षति पहुंची और गांधी जी ने फाइनली चौरी चौरा के बाद इतना सब कुछ देखने के बाद फरवरी 1922 में चौरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया. ठीक है. तो दिस इज लाइक अ चेरी ऑन द केक. ही वाज लाइक कि अब तो हो गया ना, अभी और नहीं हो सकता, इतना वायलेंस करो तुम लोग. अब गांधी जी चले गए घनन चिंतन मोड में. फिर से सोचने लगे कि कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए. लेकिन उससे पहले कि हम जाने कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन के फेल होने के बाद क्या किया, मैं आपको बताती हूँ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी बाद में लॉन्च करेंगे उससे उससे उसके लिए दो सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी इंडिया में. तो पहले हम वो पूरा माहौल पढ़ेंगे जो इंडिया में चल रहा था और फिर देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस ही क्यों लॉन्च हुआ. ठीक है. तो पहले माहौल पे जानते हैं. Tired of the mass struggle, some Congress leaders wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919. Government of India Act 1919 बन के तैयार था और Government of India Act 1919 के तहत प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे थे प्रोविंशियल काउंसिल्स में, जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करना चाहता था. अब वो नॉन कोऑपरेशन से काफ़ी थक चुका था कांग्रेस और उनका सीधा सा मुद्दा था कि अगर पॉलिटिक्स में हम अपनी जगह नहीं बनाएंगे तो फिर देश कैसे आज़ाद होगा. पहले पॉलिटिक्स को तो हाथ में लेना पड़ेगा ना. तो दे वर डेफिनेटली right at their part. Now they did not want to continue with the non-cooperation. They wanted to participate in the elections. उन्हें ऐसा लगता था कि ब्रिटिश पॉलिसीज ब्रिटिश काउंसिल के अंदर रह के ही हम उन्हें सुधार सकते हैं या अपोज कर सकते हैं. तो उनका सोचना बिल्कुल लेजिट था. तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी थी, उसमें बहुत भांति भांति तरीके के लोग रहते थे. तो अब पार्टी में थोड़ा बहुत खंडन होना शुरू हो गया था, डिवीजन होना शुरू हो गया था. CR दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी. पहले वो कांग्रेस के लीडर थे, अब उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी. और अब वो कह रहे थे कि अब हमें काउंसिल इलेक्शंस में लौट जाना चाहिए क्योंकि स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल. तो वो कह रहे थे कि हमें अपने देश पे खुद राज करना चाहिए इलेक्शंस जीत के. एट द सेम टाइम जो यंग खून था, जो यूथ था कांग्रेस का, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस, अब उन्हें थोड़ा रेडिकलिज्म भा रहा था. रेडिकलिज्म होता है बच्चा एक्सट्रीम स्टेप. जब आप रेवोल्यूशन, जब आप क्रांति की बात करते हो, और क्रांति में कभी कभी वायलेंस थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता है या यू नो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से आप रेवोल्यूशन करते हो. तो नेहरू जी और बोस साहब बोल रहे थे कि अब हमें इंडिपेंडेंस की तरफ अगर जाना है तो रेडिकल मास एजुटेशन करना पड़ेगा. मतलब पूरे देश को बहुत रेडिकल एक्सट्रीम तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक साथ में लाना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ देख रहे हो आप कांग्रेस में ऑलरेडी दो तरीके की विचारधाराएं और चल गई हैं. अब आगे चलते हैं. और भी बहुत कुछ हो रहा था, दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा था जिसका असर आपको भारत पे देखने को मिल रहा था. तो उसके बारे में जान लेते हैं. वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन. क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा CBSE में, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ द हिटलर.
उसमें आपने पढ़ा होगा ना, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये उसी की बात कर रहे हैं। दुनिया में 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन होना शुरू हो गया था, जब अमेरिका डूबना शुरू हो गया, अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज डूबना शुरू हो गया, और अमेरिका की वजह से जितने भी देश उस पर डिपेंडेंट थे वो भी डूबने शुरू हो गए, बीट ब्रिटेन, बीट फ्रांस, कोई भी, ठीक है। इंडिया पे भी उसका असर देखने को मिला, भाई ब्रिटेन डूब रहा है तो इंडिया पे भी असर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू जरूर अमेरिका से हुआ था, लेकिन असर उसका पूरी दुनिया पे देखने को मिला था। अब इंडिया पे उसका असर कुछ कमाल का देखने को मिला। आप जानते हो कि इंडिया एग्रीकल्चर में तब से फेमस था, हम तब भी दुनिया को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट किया करते थे, प्रोवाइड किया करते थे। अब एकदम से क्या हुआ ना कि वर्ल्ड वॉर नंबर 1 खत्म हुई, उसके बाद ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, सारी कंट्रीज के पास पैसा ही नहीं था। अब पैसा नहीं था तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाने की कोशिश करोगे ना। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में सारी की सारी दुनिया की सारी कंट्रीज, चाहे वो डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो या पुअर हो, सारी कंट्रीज का इमीडिएट रिस्पॉन्स था बच्चा कि एग्रीकल्चर कर लेते हैं, एग्रीकल्चर अपने हाथ में, एग्रीकल्चर कर लेते हैं, एग्रीकल्चर से पैसा कमाते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत फेमस था, दुनिया क्या करती थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिजी थी और इंडिया से एग्रीकल्चर लिया करती थी, तो हमारे यहाँ के पेजेंट्स और फार्मर्स को थोड़ा फायदा होता था। अब बाकी सारे देश भी अपना एग्रीकल्चर करने लग गए, तो हमारे प्रोडक्ट की, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड दुनिया में धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये सब एनसीईआरटी में नहीं लिखा, आई थॉट आई शुड गिव यू द बैकग्राउंड। तो peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930 the countryside was in turmoil. तो भाई peasants को बहुत दिक्कत आई, वो अपना टैक्स नहीं दे पा रहे थे कॉलोनियल गवर्नमेंट को, वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, और यानी कि पूरा का पूरा गांव वाला एरिया जो था हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर वाला एरिया, वो एक टर्मोइल में था, टर्मोइल मतलब परेशानी में था। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर के प्राइसेस घटते जा रहे थे, क्योंकि बाकी कंट्रीज अपना खुद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रही थी, इंडिया के एग्रीकल्चर की, उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की उन्हें जरूरत ही नहीं थी, तो प्राइसेस कम होते जा रहे थे। 1926 से लेके 1930 तक एग्रीकल्चर के प्राइसेस आप बोलो एकदम कोलैप्स हो गए, मतलब ध्वस्त हो गए, कि कहाँ बढ़िया हुआ करते थे और कहाँ बिल्कुल ही पैसे मिलने बंद हो गए। इनफैक्ट डिमांड भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कम होती गई। लाइक आई सेड, बाकी सारे देश जो है सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे थे और इंडिया की डिमांड कम होती जा रही थी, और प्राइसेस भी इंडिया को बुरे मिलने लग गए थे अब। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आप सोचो ना, एक ऐसा देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मर्स ही हैं, वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, तो देश में ही इकोनॉमिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही थी। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा थोड़ा पॉलिटिकल है, ये तो इकोनॉमिक मुद्दा हो गया। अब दूसरा मुद्दा है साइमन कमीशन का। हम सबको पता है, देखो भाई, ब्रिटिशर्स अपनी टांग अड़ाते रहते थे हमारे काम में। जब हम आज़ादी के लिए अपना मेहनत भी कर रहे थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे या फिर कोई और मीटिंग करेंगे, तो उसमें भी टांग अड़ाने जो है ब्रिटिशर्स आ जाया करते थे। तो साइमन कमीशन ऐसा ही एक टांग अड़ाने का तरीका था। साइमन कमीशन क्या था, वहाँ पे टोरी गवर्नमेंट चल रही थी ब्रिटेन में, टोरी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो टोरी गवर्नमेंट बोल रहे हैं। टोरी गवर्नमेंट में एक कमीशन सेटअप किया गया जिसका नाम रखा साइमन कमीशन। क्यों भाई? क्योंकि उनके लीडर कौन थे, हेड कौन थे इस कमीशन के? सर जॉन साइमन। कमीशन का मतलब होता है बेसिकली एक ग्रुप बना दिया आपने। ऐसा नहीं है कि ग्रुप्स में इंडियन मेंबर्स हो नहीं सकते थे, पर बेफालतू में साइमन कमीशन के अंदर एक भी इंडियन मेंबर रखा ही नहीं गया था। और साइमन कमीशन बना किस लिए था? इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में दखल देने के लिए। तो आप हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन में दखल देना चाहते हो बिना हमारे लोगों से पूछे, अपनी एक कमीशन बना के, ये तो हमें डाइजेस्ट होने वाला नहीं है ना। तो ये कमीशन जब इंडिया आया बच्चा 1928 में, साइमन कमीशन के मेंबर्स इंडिया पधारे। तो जब वो इंडिया पधारे तो उन्हें हर जगह साइमन कमीशन, गो बैक, साइमन साइमन गो बैक, मतलब अलग अलग तरीके के सेम लॉजिक के अलग अलग तरीके के नारे लगने शुरू हो गए। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, रेलवे स्टेशन, हर जगह सेम ही नारा लग रहा था कि तुम चलो अपने देश वापस जाओ। और सब अपने डिफरेंसेस भी भूल गए। मुस्लिम लीग भी अपने डिफरेंस कांग्रेस के साथ भूल गई, कांग्रेस भी मुस्लिम लीग के साथ भूल गई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो गए। कमीशन को भगाने के लिए सारा देश एक साथ एकजुट हो गया, राइट। लेकिन भाई क्या करें, तभी पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया और लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु से देश को बहुत क्षति पहुंची। बहुत सारे लीडर, कांग्रेस के लीडर्स को लग रहा था जैसे उनका एक बहुत बड़ा अंग उनसे अलग हो गया है ना। तो देश का रिएक्शन आना बनता था, राइट। अब देश के रिएक्शन से डरने कौन लग गया? ब्रिटिशर्स।
तभी मौके पे मारा चौका लॉर्ड इरविन ने सोचा भाई इससे पहले कि इंडियंस पागल हो जाएं गुस्से से, हम क्या करते हैं, इन्हें दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस इंडिया को देने की बात कर दी। बहुत वेग सी बात की थी, कुछ अच्छा कॉन्क्रीट तरीके से बताया नहीं था कि एग्जैक्टली क्या करेंगे, पर बहुत वेग सा कि डोमिनियन स्टेटस ले लो, मतलब कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी ले लो ना तुम, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ले लो, बाकी सब बाद में देखी जाएगी। लेकिन कांग्रेस लीडर्स अब जो थे वो लाला लाजपत राय की डेथ के बाद एकदम अनसेटिस्फाइड थे, स्पेशली द रेडिकल्स, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे यंग लीडर्स। वो तो कह रहे थे कि अब तुम भाड़ में जाओ, अब तुमसे कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब तो हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। जवाहरलाल नेहरू में 1929 लाहौर सेशन में ये बात एकदम पुख्ता कर दी कि अब भारतवासी जो हैं पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, आधी नहीं, पौनी नहीं, सवा नहीं, पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, पूरा स्वराज चाहिए। और इसीलिए बड़े प्यार से जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि अगले महीने की, दिसंबर में ये सब हो रहा है, दिसंबर में वो मीटिंग कर रहे हैं लाहौर में, उन्होंने बोला कि अगले महीने का जो चौथा संडे होगा ना भाई, उसमें पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाएगा, चाहे तुम हमें आज़ाद मानो चाहे ना मानो, हम तो आज़ादी का जश्न मनाएंगे। अब अगले महीना यानी कि जनवरी 1930 का लास्ट संडे पड़ा आपका 26 जनवरी को। ये है 26 जनवरी की अहमियत, ठीक है। तो 26 जनवरी को एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि सब इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अब बोल तो दिया, पर व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था, ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाया उनका मैसेज, तो फिर क्या हो गया, टाइटा फिस हो गई प्लान की, बहुत सारे लोगों तक ये न्यूज़ पहुंची नहीं। तो जितना बड़ा जलसा चाह रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। और यही एक बात है जो खटक गई इंडियंस के दिल में कि यार 26 जनवरी सेलिब्रेट अच्छा होना चाहिए था। इसीलिए आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे तो फिर भी अलग है, नवंबर में आता है, लेकिन हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, जस्ट टू कॉमेमोरेट दिस डे, जस्ट टू सेलिब्रेट दिस डे, एंड यू नो वो जो एक कसक रह गई थी दिल में उसको पूरा करने के लिए। एनीवे, चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई दो मुद्दे, हमने डिस्कस कर लिया कि आर्थिक स्थिति क्या चल रही थी देश की और पॉलिटिकल स्थिति क्या चल रही थी। अब मैं बता दूं कि गांधी जी क्या सोच रहे थे। पहले ही वैसे ही गांधी जी ने सोच लिया था कि एनसीएम फेल होगा तो सीडीएम लॉन्च करूंगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो सीडीएम लॉन्च करने से पहले, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने से पहले थोड़ा स्टडी कर लेता हूँ कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जो उठाया जाए, है ना। आप देखते भी हो देश में आज भी डेमोक्रेसी जब है तो किसी मुद्दे पे चर्चा हो रही होती है, तो कोई इशू तो चाहिए ना। अब गांधी जी ने इशू उठाया, बड़ा ही प्यारा, बड़ा निराला सा इशू उठाया जिसका नाम है नमक। कैन यू बिलीव इट? गांधी जी ने पूरे देश को यूनाइट करने के लिए नमक का चयन किया। क्यों भाई, नमक में ऐसा क्या है? अब मैं बताती हूँ फायदे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, दैट व्हाई डिड गांधी जी चूज सॉल्ट एज अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द नेशन। ठीक है, तो आपको आंसर लिखना है ये 3 डब्बे जो दिए हुए हैं। पहला डब्बे में क्या लिखा है कि कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक। सब लोग नमक कंज्यूम करते हैं, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या फिर आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, नमक तो सब कंज्यूम करते हैं, तो सबको चाहिए। और नमक एक एसेंशियल फूड आइटम है। ऐसा नहीं है कि आपने मंडे को नमक खा लिया तो ट्यूसडे को नमक नहीं खाओगे, नहीं, आप जब भी खाना खाओगे आपको नमक तो उसमें थोड़ा बहुत चाहिए ही चाहिए, राइट, अनलेस अनटिल यू आर ऑन अ डेजर्ट डाइट। एनीवे, तो फिर गांधी जी ने कहा ये बढ़िया चीज़ है यार, इससे सब लोग रिलेट करते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं, इसको यूज़ किया जाए। और उन्हें तब पता चला कि ब्रिटिशर्स ने इसमें ना मोनोपोली भी कर रखी थी। मतलब एक तो हमारे देश का नमक हम अब हमारे रिसोर्सेज से आप बना रहे हो और आप कह रहे हो कि मोनोपोली है प्रोडक्शन पे। मोनोपोली क्या होता है बच्चा? मोनोपोली होता है व्हेन यू हैव डोमिनेशन ऑन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, कि आप ही नमक बना सकते हो, आप जिसकी मोनोपोली है वही नमक बना सकते हैं, बाकी कोई बनाएगा तो इलीगल है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, खुद ही नमक बनाते थे, इंडियंस का नमक बनाना इलीगल हुआ करता था। तो इतनी सारी वजहों से गांधी जी ने नमक का चयन किया और गांधी जी ने खत लिख डाला। ही रोट अ लेटर ऑन 31 जनवरी 1930 कि भाई, और खत किसको लिखा जा रहा है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन को, कि हमारी 11 डिमांड है। 11 डिमांड में बहुत कुछ था, उस 11 डिमांड में एक डिमांड नमक की थी, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी। 11 डिमांड कौन कौन सी थी वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ था उसमें कि हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स छोड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मत जाइए उसमें, आप बस ये जान लीजिए कि सॉल्ट की डिमांड उसमें सबसे बढ़िया डिमांड थी। और उन्होंने बोला कि देखो ये 11 डिमांड है हमारे पास, 31 जनवरी को ये खत आप तक पहुंच रहा है, आपके पास टाइम है अच्छा खासा, आप इन डिमांड्स को पूरा करिए, सॉल्ट लॉ को अबॉलिश करिए, पूरा नहीं करेंगे तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, तो गांधी जी ने खत लिख डाला, अल्टीमेटम सा दे डाला कि ये नहीं करोगे तो ऐसा कर दूंगा, धमकी दे डाली। If the demands were not fulfilled by 11th of March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. गांधी जी के इरादे बिल्कुल सही थे कि 11 मार्च तक का टाइम है, अगर आपने मेरी चीज़ें नहीं मानी
तो फिर ठीक है, फिर मैं सीडीएम लॉन्च कर दूंगा। लॉर्ड इरविन भी भाई अलग ही, लॉर्ड इरविन ने 11 तो छोड़ो, एक डिमांड भी नहीं मानी, अनविलिंग टू नेगोशिएट। तो फिर महात्मा गांधी ने क्या किया, चलो भाई 12 मार्च को उन्होंने सीडीएम का आयोजन कर दिया। अब सीडीएम क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये मूवमेंट शुरू हुआ एक मार्च से, मार्च मतलब एक पद यात्रा से शुरू हुआ ये मूवमेंट। गांधी जी अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ अपने घर से निकल पड़े। कहाँ रहते थे भाई गांधी जी, गांधी जी रहते थे साबरमती आश्रम में। वहां से निकले 12 मार्च को और पहुंचे कहाँ, डांडी पहुंचे। डांडी पता है वहां से कितना दूर था, 240 माइल्स। रोज गांधी जी 10 माइल्स चला करते थे, थोड़ा विश्राम करते थे, सुबह उठ के फिर चलते थे। ठीक है, 24 दिन के अंदर वो 224 माइल्स पार करके विद इन 24 डेज गांधी जी क्रॉस 240 माइल्स एंड रीच्ड हिज फाइनल डेस्टिनेशन कॉल्ड डांडी। डांडी वाज ऑन अ कोस्ट, डांडी एक तट पे था, समुद्र के किनारे पे था। वहां पे जाके गांधी जी ने थोड़ा सा नमक बनाया और वो नमक बन गया एक प्रतीक ब्रिटिशर्स को डिफाई करने का। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल का मतलब सिटीजन्स, डिसओबीडियंस मतलब सिटीजन्स डिसओबे करेंगे। और क्या डिसोबे करेंगे, लॉ को डिसोबे करेंगे। तो गांधी जी ने बोला तुम्हारे सॉल्ट लॉ को मैं नहीं मानता, और जिस तरीके से मैं तुम्हारे सॉल्ट लॉ को नहीं मानता, मैं तुम्हारे किसी भी कॉलोनियल लॉ को नहीं मानता। अब मैं और मेरे देश वाले इन लॉज को तोड़ेंगे, जो कर सकते हो कर लो। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट हुआ आपका डांडी मार्च की पूर्णति से, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को आप बोल सकते हो कि गांधी जी ने सॉल्ट भी बनाया और गांधी जी ने सीडीएम की शुरुआत भी कर दी। देखते ही देखते सॉल्ट मार्च पूरे देश में इतना फेमस हो गया कि अलग अलग जगह सॉल्ट बनने लग गया। ठीक है, अलग अलग जगह सब लोग ब्रिटिशर्स के लॉज को तोड़ने लग गए। मैं बताती हूँ कौन कौन से लॉज तोड़ने लग गए, पर उससे पहले मैं बता दूं कि नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में थोड़ा डिफरेंस है। नॉन कोऑपरेशन पहली बात तो 1920s में स्टार्ट हुआ था, सीडीएम हमारा 1930s में हुआ था। याद करो कि मैंने पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में कि नॉन कोऑपरेशन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोऑपरेट करने के लिए मना करता था, कि बात मत मानो उनकी। सिविल डिसोबीडियंस कह रहा है कि बात तो मत ही मानो, लेकिन उनको डिफाई भी करो, डिसओबे भी करो, मतलब जबान भी लड़ाओ उनसे। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन का दुखद अंत हुआ था चौरी चौरा से। बाद में आप पढ़ोगे कि सिविल डिसोबीडियंस का अंत हुआ गांधी इरविन पैक्ट से। नॉन कोऑपरेशन में सबने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, हिंदूज ने, मुस्लिम्स में। सिविल डिसोबीडियंस में मुस्लिम का पार्टिसिपेशन थोड़ा ल्यूकवार्म था। ये डिफरेंसेस आपको आज चैप्टर में आगे थोड़े क्लियर होंगे, बट मैं ये थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक बार बताना चाहती थी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम्स में आता है। चलो, thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of the government salt factories. तो पूरे देश ने भाई नमक बनाना शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने फॉरेन क्लॉथ को भी बॉयकॉट कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया कि जाओ हम तुम्हारी नौकरी नहीं करते। लिकर शॉप्स यानी कि अल्कोहल की शॉप्स को पिकेट करना शुरू कर दिया भारतीयों ने। पिकेट का मतलब होता है एंट्री रोक के खड़े हो जाओ, किसी को एंटर ही मत करने दो, क्योंकि लिकर शॉप से उन्हें लगता था कि लिकर पी के पूरे देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उन्होंने लिकर का सिस्टम भी हटा दिया। पेजेंट्स जो है अब रेवेन्यू देने से मना कर रहे थे, कह रहे थे हमारा देश है, हम तुम्हें क्यों रेवेन्यू दें, गवर्नमेंट है ना, तुम तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट हो। और ट्राइबल लोग जो है अपने फॉरेस्ट लॉज को डिफाई कर रहे थे। मतलब बेसिकली जो भी लॉ जिसको भी परेशान करता था वो उसे डिफाई करना अब शुरू हो गया था। सीडीएम फुल जोश से चल रहा था। लेकिन भाई हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट भी कुछ कम थोड़ी थी, उसने काफ़ी सारे कांग्रेस के लीडर्स को उठाना शुरू कर दिया, अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पूरी कंट्री में वायलेंट क्लैशेस होने लगे। गवर्नमेंट को एक मौका मिल गया इंडियंस पे अत्याचार करने का, ब्रूटल रिप्रेशन करने का। गांधी जी के जो सबसे बड़े अनुयायी हुआ करते थे, सबसे बड़े डिसिपल फॉलोअर हुआ करते थे, अब्दुल गफ्फार खान, जिसे गांधी जी का डिवोटी बोला जाता था, मतलब कि शिष्य भी बहुत छोटी चीज़ हो गई, बिल्कुल ही फॉलोअर। और गांधी जी, उनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। तो मतलब इतने फेमस, जो पेशावर में सीडीएम मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया। अरे ये तो छोड़ो, 1 महीने बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया। तो कुल मिला के कॉलोनियल की गवर्नमेंट ने, ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया। मास अरेस्ट हुआ, पता नहीं इतने लोगों को रखा कहाँ था, पर ठीक है 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर दिया। तो फिर गांधी जी को समझ आया कि ये तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल पिटाई लगाने पे आ गई है, अब देश वालों को पिटने दें कि मूवमेंट चलाएं। तो गांधी जी ने बोला कि पिटने से रोक लेते हैं, पहले थोड़ा ठंड रखते हैं, लोगों को जेल से छुड़वाते हैं, ये ज़्यादा प्रायोरिटी पे आ गया है अब। ठीक है, 1 लाख लोग अभी जेल के अंदर, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो फिर गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता करने का सोचा। गांधी जी ने कहा कि देखो लॉर्ड इरविन, तुम क्या चाहते हो, तुम ये बताओ। लॉर्ड इरविन ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि, मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरे साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलो। आप लोग पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी हम मेरे साथ नहीं गए, है ना, साइमन कमीशन से दुखी होके। अभी आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ चलो। तो गांधी जी ने बोला बस इतनी सी बात, मैं चलूंगा, चलो।
तो इसी बात को, इसी समझौते को बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट जो 5 मार्च 1931 को हुआ, इसके बाद सीडीएम कॉल ऑफ हो गया, मतलब कि सीडीएम को बंद कर दिया गया, और लॉर्ड इरविन और गांधी जी ने किया एक समझौता। पैक्ट का मतलब समझौता। गांधी जी ने बोला कि मेरे जितने भाई बंधु तुमने पुलिस में बंद कर रखे हैं, भारतीय लोग, उनको छोड़ दो, बदले में मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलूंगा, भाई तुम्हारी बात समझूंगा, समझने की कोशिश तो करूंगा। तो गांधी जी चल दिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी महा डिसअपॉइंटिंग। दिसंबर 1931 में लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गांधी जी ने पार्ट लिया, और गांधी जी इतना डिसअपॉइंटेड होकर लौटे ना वहां से, कोई काम की बात नहीं हुई, इंडिया के पक्ष की एक भी बात नहीं हुई। और ऊपर से जब गांधी जी देश वापस आए तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो प्लान था ब्रिटिशर्स का, प्लान था कि गांधी जी को भेज दें लंदन मीटिंग के नाम पे, कॉन्फ्रेंस के नाम पे, और पीछे से देशवासियों को और परेशान करें। अभी क्या क्या किया मैं बताती हूँ, बट मुझे ऐसा याद आ रहा है कि बच्चों का ये बहुत डाउट होता है कि मैम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है। बेटा ऐसे एक फैंसी सा नाम रख दिया है, गोल टेबल होता है, उसके आसपास लोग बैठे होते हैं, डिस्कशन चल रहा होता है, ठीक है। आप देखो इस फोटो में, अच्छा इसमें दिख नहीं रहा है, बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब ऐसे एम ही नाम रख दिया है फैंसी सा, जैसे नहीं अभी मेरे को कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है। एनीवे तो गांधी जी भाई वापस आए लंदन से। गांधी जी ने देखा था माहौल ही अलग है, यहाँ तो नया साइकिल ऑफ रिप्रेशन चल गया है। गफार खान को जेल में डाल दिया, जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया है, कांग्रेस के बड़े सारे लीगल जेल में है। इनफैक्ट कांग्रेस को इलीगल करार दे दिया गया है, देशवासियों की पिटाई लग रही है, प्रोटेस्ट को इलीगल बोल दिया है। गांधी जी का ये क्या हो रहा है, धोखा मेरे साथ, कोई बात नहीं, मैं सीडीएम अब दोबारा लॉन्च करूंगा और फुल फोर्स से लॉन्च करूंगा। तो गांधी जी ने लंदन से आने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 में फिर से लॉन्च किया, ठीक है। अब जो है इस बार थोड़ा अलग हो गया, इस बार जो है कई लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आपको देखना पड़ेगा कि जो लोग गर्म दूध से जल जाते हैं ना, फिर उनको आप दूध जैसी दिखने वाली कोई भी चीज पीने को बोलोगे ना तो वो थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब ऐसे ही देश के वासियों की आप साइकोलॉजी समझो। जिन लोगों ने एनसीएम में पार्ट किया था उनकी पिटाई लग गई, जिन्होंने सीडीएम के पहले वर्जन में पार्टिसिपेट किया था पिटाई लग गई। अब आप उनसे बोल रहे हो कि सीडीएम में पार्ट 2 में पार्ट कर लो। तो some of the people or some of the communities in the country were actually reluctant to participate in the civil disobedience movement. I want you to understand it before I explain you this topic. ठीक है, पेजेंट्स की बात करती हूँ पहले। एनसीएम में क्या हुआ था कि हर तरीके के सॉरी सीडीएम वर्जन 1.0 में क्या हुआ था, पेजेंट्स ने थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया था। अभी क्या हुआ था ना कि पेजेंट्स दो तरीके के थे। रिच पेजेंट्स होते थे जो बहुत ही अमीर होते थे, जो तो बल्कि छोटे पेजेंट्स पे अत्याचार किया करते थे। उनको थोड़ी कोई मतलब है कि छोटे पेजेंट्स भी भारतीय हैं, अत्याचार करते हैं भाई, अमीर लोग अत्याचार कर रहे थे छोटे गरीब लोगों पे, ठीक है। तो रिच पेजेंट्स जैसे कि गुजरात के पटीदार कम्युनिटी हो गई या फिर उत्तर प्रदेश की जाट कम्युनिटी हो गई, ये मूवमेंट में बहुत पार्ट ले रहे थे, सीडीएम 1 में भी सीडीएम 2 में भी, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि अगर सिविल डिसोबीडियंस सक्सेसफुल हो गया तो इनके व्यारे न्यारे हो जाएंगे। ट्रेड की वजह से जो डिप्रेशन आया है, ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया है, वो थोड़ा खत्म हो जाएगा क्या पता। जो ये एग्रीकल्चर के प्राइसेस गिर गए हैं, क्या पता ये भी थोड़े बढ़िया हो जाएंगे, तो इनका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो ये लोग तो इस आशा में कि अगर ये गांधी जी को सपोर्ट करेंगे तो गांधी जी इनको सपोर्ट करेंगे, इन्होंने सीडीएम में फुल ऑन पार्टिसिपेट किया। इनको लग रहा था हमारा रेवेन्यू भी नहीं देना पड़ेगा, डिप्रेशन भी हट जाएगा, इकोनॉमिक प्राइसेस भी हमें एग्रीकल्चर के बेटर मिलने लग जाएंगे। तो अपने स्वार्थ में इन्होंने खूब किया। लेकिन जो पुअर पेजेंट्स थे बेचारे, जो गरीब पेजेंट्स थे देश के, उन्होंने सीडीएम में बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं किया। क्यों करेंगे ना, उनकी लड़ाई तो ब्रिटिशर्स से तो कम थी लड़ाई उनकी बड़े पेजेंट्स से ज़्यादा लड़ाई थी, क्योंकि उन्हें बड़े पेजेंट्स ज़्यादा तंग किया करते थे, उन पर ज़्यादा अत्याचार किया करते थे, उनसे रेंट मांगा करते थे, है ना। उनसे बोलते थे कि हम तुम्हारे पास लैंड नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे लैंड पे काम कर लो, हमें रेंट दे दो। रेंट तो अगला तब देगा ना जब उनकी कोई फसल प्रॉफिट देगी। जब ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया, या बाढ़ आ गई, या फिर प्राइसेस गिर गए मार्केट में और उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा छोटे पेजेंट्स को जितना पहले होता था, तो वो तुम्हारा रेंट कहाँ से देंगे, है ना। तो छोटे पेजेंट्स की लड़ाई जो है बड़े पेजेंट्स से ज़्यादा थी, ब्रिटिशर्स से कम थी। इसीलिए वो एक नो रेंट कैंपेन चलाना चाहते थे कि भाई तुम भी भारतीय हो, हम भी भारतीय, हमसे क्या रेंट हासिल करोगे ना करके, हमसे रेंट मत मांगा करो। लेकिन कांग्रेस उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी। कांग्रेस छोटे पेजेंट्स को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही थी अब, क्योंकि उसको पता था कि या तो छोटे पेजेंट्स को सपोर्ट करो या तो बड़े पेजेंट्स को करो, दोनों की आपस में बनती तो है नहीं, छोटे और बड़े पेजेंट्स की, एक ही को सपोर्ट कर सकते हो। और कांग्रेस ने किसका पाला चुना, कांग्रेस ने चुना अमीर पेजेंट्स का पाला,
क्यों भाई? क्योंकि अमीर पेजेंट्स जो हैं, अमीर पेजेंट्स के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे, बड़े बड़े घर होते थे जहाँ पे कांग्रेस मीटिंग कर लिया करती थी, पैसे होते थे, वो कांग्रेस की किसी भी मूवमेंट को फंड कर दिया करते थे, तो उस वक्त देश के बारे में सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कांग्रेस ने छोटे पेजेंट्स को साइडलाइन किया, बड़े पेजेंट्स को सपोर्ट किया। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब व्यापारी, व्यापारी 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 ट्रेडर, एनीवे सिमिलर थिंग। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में उनका काफ़ी फायदा हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में इन्होंने प्रॉफिट कमाया था, लेकिन उसके बाद ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान इतनी गंदी पॉलिसीज वगैरह लगा दी थी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनके ऊपर कि इनका नुकसान होना शुरू हो गया था। बाकी रुपी का जो रेशियो है, मतलब रुपी की जो ताकत है अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट, वो भी कम होती जा रही थी। और तो और ब्रिटेन ने क्या कर दिया था अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, क्योंकि आप समझो ना, ब्रिटेन को भी तो नुकसान हो रहा था ना वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में। तो ब्रिटेन ने ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इंडिया में अपना सामान भेजना ज़्यादा शुरू कर दिया था। इनफैक्ट पूरा यूरोप इंडिया में सामान भेजता था, इंडिया के अमीर लोगों के लिए। तो अब इनको उससे भी प्रॉब्लम थी कि भाई एक तो हमारी कंट्री में तुम ज़्यादा कंपटीशन कर रहे हो, ऊपर से हम पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, हमारी कमाई का क्या होगा। तो अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी जो है सीडीएम मूवमेंट को सपोर्ट किया इन अ विश, क्योंकि वो चाहते थे कि वो सीडीएम सपोर्ट करें और कांग्रेस उनका कॉज सपोर्ट करे, उनको जो है ये इंपोर्ट से बचा ले, ये ब्रिटेन के सस्ते सस्ते सामान से बचा ले, ज़्यादा कंपटीशन ना हो उनके लिए इंडियन मार्केट में, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बाकी भी काफ़ी सारे काम किए। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस नाम की एक संस्था बनाई 1920 में, और एक और बनाई फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICCI 1927 में। ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आज भी देश की बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आती है फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये याद कर लेना, आप डेट भी याद कर लेना, फुल फॉर्म भी याद कर लेना। ऐसे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हुआ करते थे, टाटा हो गए, बिरलाज हो गए, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी हो गए, ये सब सीडीएम को बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे थे और फिनेंस कर रहे थे। क्यों कर रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। अब आती है बात, क्या ये वरीड थे या नहीं थे? थोड़े बहुत वरीड तो देखो थे, आधे मन से कर रहे थे, क्योंकि एनसीएम फेल हो गया था, सीडीएम 1.0 वर्जन फेल हो गया था, ऊपर से सोशलिज्म दुनिया में इतना बढ़ रहा था, उनको लग रहा था ये सोशलिज्म अगर इंडिया में आ धमका तो यहाँ के वर्कर्स भी अपने इंडस्ट्रीज को पिटाई लगाना शुरू कर देंगे। तो हाँ, थोड़ा रिलक्टेंटली कर रहे थे, लेकिन हाँ कर ज़रूर रहे थे कांग्रेस को सपोर्ट और सीडीएम को सपोर्ट। अब आती है वर्कर्स की बात। अब सेम जो मैंने छोटे पेजेंट्स के लिए आपको चीज़ें बताई ना, वो सेम आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। वर्कर्स जो है, वर्कर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट से थी। इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे ज़्यादा काम करवाते थे, उनको पे भी अच्छी नहीं देते थे, ओवर टाइम भी उनको बहुत कम देते थे, और अच्छी कंडीशंस में काम भी नहीं करने को मिलता था। तो सीडीएम में इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सपोर्ट, सीडीएम ने इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सपोर्ट नहीं किया, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने भी सीडीएम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अगेन कांग्रेस जो है किसका पक्ष ले रही थी? इंडस्ट्रियलिस्ट का पक्ष ले रही थी, राइट। कांग्रेस फेल दैट दिस वाज एलिनेट द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। कांग्रेस ने पाला चुना इंडस्ट्रियलिस्ट का, और इसीलिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए उनसे खफा। कई जगह पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे नागपुर पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया, कुछ रेलवे वर्कर्स ने किया, कुछ डॉक वर्कर्स ने किया। डॉक वर्कर्स कौन होते हैं बच्चा? शिप वर्कर्स, ठीक है। छोटा नागपुर टिन फैक्ट्री में भी वर्कर्स ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, गांधी जी की कैप पहन के रैलीज निकाली, प्रोटेस्ट किया, बॉयकॉट कैंपेन्स किए। बट इन सब के अलावा पूरे देश में ओवरऑल आप देखोगे तो वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। तो फिर से रिवाइज करते हैं। अमीर पेजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया अच्छे से, गरीब पेजेंट्स ने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, वर्कर्स ने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया। अब बात आती है औरतों की। क्या औरतों ने पार्टिसिपेट किया? जी बिल्कुल, औरतों ने सॉल्ट मार्च में भी पार्टिसिपेट किया, औरतों ने बॉयकॉटिंग भी की, औरतों ने पिकेटिंग भी की, विमेन जेल भी गई, सब कुछ किया, लेकिन उन्हें इसका रिकग्निशन नहीं मिला। औरतों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। हाँ, ये ज़रूर है कि गाँव में देखा गया कि सिर्फ ऊंची जात की औरतें पार्टिसिपेट कर पा रही थी, क्योंकि ऐसा इंडिया में था कि ऊंची जात की औरतें अक्सर अमीर घर से होती थी, तो उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे, उनको ज़्यादा पार्टिसिपेट करने को मिलता था। और शहरों में जो है ज़्यादा अमीर घर की औरतें जो हैं पार्टिसिपेट करती थी। ये ट्रेंड एक देखने को मिला, क्योंकि बाकी सारी जो औरतें हैं वो तो वैसे ही इतने पूरा दिन काम करने में बिजी रहती थी, उनको मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का कहाँ से मौका मिलेगा। लेकिन ओवरऑल औरतों को उनका रिकग्निशन नहीं मिला, ना गांधी जी से मिला, ना कांग्रेस से मिला। गांधी जी तो बोलते थे हाँ ठीक है पार्टिसिपेट करना है तो करो, ये तुम्हारी सेक्रेट ड्यूटी है, मतलब तुम्हें अपने देश की सेवा जरूर करनी चाहिए, बट तुम्हें घर संभालना चाहिए, तुम्हारी बड़ी ड्यूटी ये है कि तुम घर संभालो और बच्चे संभालो। तो गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द वुमेन टू लुक आफ्टर द होम।
नॉट सो नाइस, राइट? अब कांग्रेस की बात बताती हूँ। कांग्रेस बोलती थी कि हाँ हाँ ठीक है, अगर औरतों को पार्टिसिपेट करना है तो करिए, अगर उन्हें कांग्रेस में भी मेंबर बनना है तो बने, लेकिन उन्हें कोई अथॉरिटी की पोजीशन नहीं मिलेगी। मतलब कांग्रेस का आपको कोई पोजीशन होल्डर, लीडर या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे। आप एक सिंबॉलिक फिगर बन के रहना चाहते हो कि नाम के लिए आप हो सोसाइटी में, तो फिर आप देख लो। तो दोनों ही तरफ से थोड़ा बैकलैश देखने को मिला। तो या विमेन वर डिसअपॉइंटेड इन द कंट्री। एनीवे, तो ये तो हो गया किस किस ने पार्टिसिपेट किया। अब मैं बताती हूँ, ऐसे बहुत सारे ग्रुप थे जिन्होंने बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं किया। दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बोथ हैड अ ल्यूकवार्म पार्टिसिपेशन। ल्यूकवार्म मतलब गुनगुना पार्टिसिपेशन, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था इनका सीडीएम में। क्यों नहीं था? कुछ तो रीजंस रहे होंगे, चलो बताती हूँ। दलित लोगों की बात करते हैं। बच्चा, दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या होता है? अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है कि कुछ कास्ट को जो है आप ऑप्रेस करते हुए आए हो। हिस्टोरिकली हमारे कंट्री में सम कास्ट ग्रुप्स हैव बीन ऑप्रेस्ड एंड दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज वन ऑफ देम, जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम ऑपरेशन देखने को मिलता है। अपर कास्ट लोग बहुत ऑप्रेस करते थे इन्हें सदियों से, राइट? तो दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो कांग्रेस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस मोस्टली जो है हाई कास्ट हिंदूज से भरी पड़ी थी, सनातनी से भरी पड़ी थी। हाई कास्ट कंजर्वेटिव हिंदूज, कंजर्वेटिव हिंदूज का मतलब ऐसे हिंदूज जिन्हें लोअर कास्ट लोगों पे ऑपरेशन करना भी पसंद था और जिन्हें उनके साथ मिलकर काम करना भी नहीं पसंद था, राइट? तो ऐसे आप देखो कि दलित सेक्शन और कांग्रेस में थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन देखने को मिलता था। गांधी जी दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बहुत फुल ऑन सपोर्ट करते थे। गांधी जी उन्हें हरिजन्स बुलाया करते थे, भगवान के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड बुलाया करते थे। गांधी जी जो है उनके लिए काफ़ी सारे सत्याग्रह भी किया करते थे। अनटचेबिलिटी को मिटाने के लिए गांधी जी खूब काम करते थे। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, राइट? छुआछूत का भेदभाव मिटाने के लिए गांधी जी काम करते थे। गांधी जी कई जगह प्रोटेस्ट करते थे, सत्याग्रह करते थे कि भाई एंट्री करवाइए पब्लिक प्लेसेस में, जहाँ ये अपर कास्ट लोग लोअर कास्ट लोगों को आने नहीं देते थे, वहाँ पे एंट्री भी करवाते थे गांधी जी। तो खूब काम करते थे। लेकिन फिर भी जो है दलित लीडर्स को लग रहा था कि सीडीएम में पार्ट करके कुछ नहीं होगा। दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का उद्धार तभी होगा जब उन्हें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलेगी, जब उन्हें ये गारंटीड बोला जाएगा कि उनको उनका हक मिलेगा, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड स्पेशली इट्स लीडर्स वर आस्किंग फॉर रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो बोल रहे थे कि जब देश आज़ाद हो जाए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उन्हें रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अलग से इलेक्शन, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलना चाहिए, मतलब कि उन्हें गारंटी मिलनी चाहिए कि उनको भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा देश की आज़ादी के बाद। अंबेडकर जी भी दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सपोर्ट कर रहे थे। अंबेडकर जी ने सारे दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एक संगठन में बांधने के लिए डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन का नेतृत्व लिया। उन्होंने ये बनाया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन 1930 में, और वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, इनके लीडर्स के कॉज को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन गांधी जी को ये बात खटक रही थी। आप देखो कि गांधी जी को दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट गांधी जी वाज वेरी प्रो इक्वालिटी इन द सोसाइटी, सोशल इक्वालिटी। बट एट द सेम टाइम गांधी जी को लग रहा था कि यार अगर देश के आज़ाद होने से पहले ही हम ये बोल देंगे कि दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, तो फिर देश तो मतलब आज़ाद बाद में होगा, खंडित पहले हो जाएगा, डिवाइड पहले हो जाएगा। तो गांधी जी का ये प्रॉब्लम था कि गांधी जी को ये अच्छा नहीं लग रहा था। एट द सेम टाइम अंबेडकर वॉज वेरी वेरी एडमेंट कि नहीं नहीं, आप दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की मांगे मानिए, क्योंकि उनका कहना ठीक है अपनी जगह। इसीलिए दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। एक्चुअली गांधी जी ने क्या किया है, गांधी जी ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया अंबेडकर जी को। गांधी जी जो है धरने पे बैठ गए कि मैं तो तब तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं जब तक मेरी बात नहीं मान ली जाती। आई विल फास्ट अनटू डेथ, कि मैं तब तक फास्ट करूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता, वरना मेरी बात मान लो, देश के खंडन की बात मत करो। अंबेडकर जी बहुत प्यार करते थे गांधी जी ने। अंबेडकर जी ने घुटने टेक दिए। अंबेडकर जी ने कहा ठीक है जी, आप जैसा कहें वैसा ही होगा। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड रिजल्ट वाज अ पूना पैक्ट। और इसी समझौते का नाम है पूना पैक्ट, क्योंकि पूना में हुआ सितंबर 1932 में। दोनों ही डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन कब बना और पूना पैक्ट कब हुआ। तो फिर गांधी जी ने कहा ठीक है अंबेडकर जी, आपकी बात भी मान लेते हैं, जब देश आजाद होगा तो मैं रिजर्वेशन दिलवा दूंगा दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, एससीज को एंड एसटीज को, बट आज सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग छोड़ दीजिए। तो समझौता हुआ ये। अब बात आती है मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। सेम प्रॉब्लम थी, इन्हें भी कांग्रेस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं था और कांग्रेस काफी जोर शोर से लीडरशिप कर रही थी उस दौरान पे। तो मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कांग्रेस से थोड़ा एलियनेटेड फील होता था। एलियनेटेड का मतलब है
एलियन जैसा फील होना। एलियन जैसा फील होना मतलब आपको ऐसा लगना कि आप यहाँ का हिस्सा ही नहीं हो, आपको थोड़ा अलग थलग फील करवाया जाता है। तो मुस्लिम सेक्शन को ऐसा लगता था। एक्चुअली हुआ क्या ना कि कांग्रेस में अक्सर हिंदूज ही देखने को मिलते थे, ज़्यादातर हिंदूज ही हुआ करते थे। और कांग्रेस के अपने जो भाई बंधु है, मतलब जो फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशंस थी कांग्रेस की, वो भी थोड़ी हिंदू नेशनलिस्ट थी। मतलब कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए था, आजाद राष्ट्र से ज्यादा हिंदू राष्ट्र चाहिए था। ठीक है, तो हिंदू महासभा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग एसोसिएटेड थी कांग्रेस। तो मुस्लिम लीग्स को वैसे भी इन पे ट्रस्ट इश्यूज होने लग गए थे, और वैसे भी देश में हिंदूज और मुस्लिम पे काफी झगड़े होने शुरू हो गए थे, कॉम्युनल राइट्स होने शुरू हो गए थे। तो खटास बढ़ती जा रही थी। ठीक है, द डिस्प्यूट बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे। बेसिकली एटमॉस्फेयर थोड़ा, माहौल गर्म हो रहा था। अब इसी में क्या हुआ कि एक कोशिश की गई, मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने कहा कि हमें भी दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की तरह एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। लेकिन इनकी बात नहीं मानी, ना कांग्रेस ने मानी ना गांधी जी ने मानी। फिर एक फाइनली एक मीटिंग कराई गई, सब लोग आए उसमें। ठीक है, ऑल इंडियन कांग्रेस, क्या बोला था उसे, ऑल पार्टीज कांग्रेस करके एक मीटिंग कराई गई, जिसमें सारी पार्टीज आई, आपकी कांग्रेस भी आई, मुस्लिम लीग भी आई, जस्टिस पार्टी भी आई, सारी पार्टीज आई। और उसमें बेसिकली ये बात होनी थी कि हिंदूज और मुस्लिम को फिर से हम सेम पेज पे लाएं, फिर से दोस्ती कराएं। लेकिन नहीं, इससे पहले कि इन दोनों कम्युनिटीज के बीच की खटास थोड़ी कम होती, एक भाई साहब उठे भरी सभा में, हिंदू महासभा के मेंबर थे वो, एम आर जयाकर साहब। वो इस मीटिंग में खड़े हुए अपनी सीट से, और उन्होंने कुछ प्रोवोकिंग सा बोल दिया, मतलब कुछ बुरा सा बोल दिया। और फिर हिंदू और मुस्लिम्स के जो है फिर से रिश्ते हो गए खराब। तो ये बात बन सकती थी, लेकिन बात बनी नहीं। ठीक है, तो मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने तो सीडीएम में पार्ट इसलिए नहीं लिया। अब आती है बात, तो फिर ये सब हुआ कैसे, फाइनली इंडिया आपका बन के तैयार कैसे हुआ। इस टॉपिक का नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब है कैसे हमें ये भावना आई कि हम सब एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, हम सब एक ही हैं, हम सबके सोचने का तरीका, हम सबकी चाहत, अपने देश की आज़ादी, ये सब सिमिलर मुद्दे हैं, और हम सबको इसी के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे जब भी एकता हमें दिखानी होती है, आप स्कूल में भी देखते हो कि असेंबली कराई जाती है, स्कूल का अपना सॉन्ग होता है, बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बच्चों में कोहेजन बढ़े, बच्चों में दोस्ती बढ़े, और स्कूल के प्रति उनकी निष्ठा बढ़े। राइट, ये तो मैं सिर्फ स्कूल लेवल के बता रही हूँ। हर जगह होता है ये, स्कूल लेवल पे होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कॉर्पोरेट कंपनीज में होता है, इनफैक्ट कंट्रीज में होता है। नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म इसी का नाम है। राइट, तो ऐसी भावनाओं को जब आपको इनकलकेट करना होता है, सारे लोगों को यूनाइट करना होता है, इकट्ठा करना होता है, तो आपको पैतरे लगाने पड़ते हैं, आपको कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि हिस्ट्री और फिक्शन का ये बताना पड़ता है लोगों को कि हम सब यूनिफाइड स्ट्रगल का हिस्सा है, हम सबकी स्ट्रगल एक ही है, आप भी ब्रिटिशर से परेशान हो, हम भी ब्रिटिशर से परेशान हैं। कुछ पुराने गीतों का सहारा लेना पड़ता है जो सब लोगों को पसंद हो, फोकलोर का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि लोक कहानियों का, जो लोकल कहानियाँ होती हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारे कल्चर को खंगालना पड़ता है, प्रिंट का सहारा लेना पड़ता है, फ्लैग्स का सहारा लेना पड़ता है, सिंबल्स, चिन्हों का सहारा लेना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, भावनाओं को जगाने के लिए। अब कुछ भारत में ऐसा ही हो रहा था, और बड़े लेवल पे हो रहा था। कहीं झंडे का प्रयोग हो रहा था, कहीं कहीं हिस्ट्री का प्रयोग हो रहा था, कहीं गानों का प्रयोग हो रहा था, कहीं लोरियों का प्रयोग हो रहा था, जो बच्चों को लोरियां सुनाई जाती हैं। पर बहुत बड़े लेवल पे देश को इकट्ठा करने की मुहिम चालू हो गई थी। अब इसी में कॉन्सेप्ट आ गया बच्चा भारत माता का। भारत माता क्या है? भारत माता है इंडिया की एलेगोरी। मतलब भारत मैप पे जैसा दिखता है वैसा तो हम भारत माता को नहीं दिखाते। भारत माता तो कुछ वुमेन की तरह दिखती हैं, है ना? ऐसा क्यों? देश को हमने एक वुमेन से क्यों कंपेयर किया, और देश को हमने एक वुमेन का स्वरूप क्यों दे दिया? क्योंकि हम चाहते थे कि देशवासी समझें कि ये देश हमें कितना प्रिय है। तो हमने क्या किया, अपने देश को अपनी माँ बोलना शुरू कर दिया। हमने बोला कि भारत भारत नहीं है, भारत माता है, हमारी माता है, हमारी जननी है, हमें इसने पाला है, पोसा है, और हमने उसे एक रूप भी दे दिया। इसी को एलेगोरी बोलते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आप इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ोगे थोड़ा, ठीक है। और ये सबसे पहले किसने किया? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारत माता की पहली छवि तैयार की कि भारत माता क्या हैं, कैसी दिखती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने हमारा नेशनल सॉन्ग भी लिखा, वंदे मातरम। आज हमारा नेशनल सॉन्ग है, तब तो सिर्फ एक गाना गीत हुआ करता था जो उन्होंने अपनी नॉवल आनंद मठ में भी डाला था। बंगाल का जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था तब भी ये गाना लोगों ने खूब गाया था, वंदे मातरम, और बाद में जाके तो फिर हमने इसे अपना राष्ट्रीय गीत ही बना दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बहुत कुछ किया। उन्होंने भारत माता की पहली पेंटिंग बना दी,
उन्होंने इतनी खूबसूरत सी पहली सी पेंटिंग बनाई भारत माता की, जिसमें आप भारत माता को देखोगे ना तो एक एस्केटिक फिगर दिख रही है, मतलब एक बहुत पायस सी, बहुत प्योर, एक स्पिरिचुअल लेडी दिख रही है, बहुत काम एंड कंपोज, जिनके मुख पे बहुत स्पिरिचुअलिटी दिख रही है, बहुत तेज दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है कि कभी किसी को डांट ही नहीं सकती। और आप फोटो देखो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो सिर्फ अवनिंद्रनाथ टैगोर की कल्पना थी बच्चा। जब अगर मैं आपको एक पोस्टर कंपटीशन में भेजूं तो एक ही टॉपिक पे बच्चे अलग अलग पोस्टर बनाते हैं। तो सिमिलरली भारत माता का जो आइडिया है, अलग अलग आर्टिस्ट ने अलग अलग चीज़ों, अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। किसी ने भारत माता की छवि ऐसी बनाई, किसी ने हाथी के साथ खड़ा किया उन्होंने, किसी ने उन्हें गुस्से में दिखाया थोड़ा, ठीक है। तो अलग अलग पोस्टर्स और पिक्चर्स और पेंटिंग्स बनी इनकी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ अलग पैतरा लगाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने यूज़ किया अपने लिखने की शक्ति का। उन्होंने काफ़ी सारी गीत लिखे, राइम्स लिखी, राइम्स का मतलब पोयम, मिथ लिखे, मिथ का मतलब कहानियाँ, बैलेट्स लिखे मतलब छोटी पोयम, छोटी कहानियाँ लिखी। ये सब कुछ लिख के जितने लोगों ने उन्हें पढ़ा उनको लगा कि नहीं भाई यार, ये देश तो है ही अपना और देश के लिए मर मिटना हमें चाहिए। तो टैगोर से हमने ये सब सीखा। टैगोर ने फोक रिवाइवल किया, एक हमारी लोकल सोल का एक रिवाइवल, मतलब दोबारा से जगा दिया। लोग जो है बहुत ब्रिटिशर्स देख देख के परेशान हो गए थे। टैगोर जी ने हमें याद दिलाया कि हमारी जड़ें क्या हैं। इसके साथ साथ एक और हुआ करते थे, नतेसा शास्त्री जी। तो टैगोर तो अक्सर जो है इंग्लिश स्पीकिंग जनता में और इंग्लिश स्पीकिंग भारत की जनता और बंगाली जनता में काफ़ी फेमस थे। नतीसा शास्त्री आपके साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस थे। इन्होंने तमिल फोक टेल लिखी, फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया करके एक किताब लिखी जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, 4 हैवी वॉल्यूम, बहुत भारी भारी किताबें लिखी। और इसमें साउथ की बहुत प्यारी 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 कहानियाँ थी और लोगों ने उससे काफ़ी रिलेट किया और लोगों ने फिर देशभक्ति की भावना अपने अंदर जगाई। तो नतीशा शास्त्री जी ने साउथ इंडिया का एकदम खूब फोक रिवाइवल किया। अब आती है बात झंडों की। तो झंडे बनने बहुत ज़रूरी होते हैं। आप कोई भी मूवमेंट देखो, आप इनफैक्ट मंदिर देख लो, मस्जिद देख लो, कोई भी मूवमेंट देख लो, कोई भी रेस देख लो, वहाँ पे झंडे ज़रूर होते हैं। तो ये चिन्हों का बहुत प्रतीक होता है भाई। हमारे यहाँ भी झंडों ने काफ़ी काम कमाल धमाल दिखाया। स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल का हो रहा था तो एक तिरंगा झंडा बना था जो इस तरीके का दिखता था। उसमें क्या है कि ऊपर जो है हरा रंग था, बीच में जो है येलो कलर था और लास्ट में जो है रेड कलर था। ये सैफरन नहीं है बच्चा, ये रेड कलर है। अब हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों की यूनिटी को दिखाने के लिए यहाँ पे चंद्रमा बना हुआ है जो मुस्लिम्स का इस्लाम का प्रतीक है, और यहाँ पे एक सूरज बना हुआ है जो कि आपका हिंदुइज्म का प्रतीक है। तो आपने यूनिटी दिखा दी। यहाँ पे बीच में लिखा है वंदे मातरम, और ऊपर जो है कमल के फूल बने हैं। कमल का फूल जो है प्रॉस्पेरिटी दिखा दी। और 8 कमल के फूल बने थे। 8 कमल के फूल क्यों बने थे? क्योंकि उस ज़माने में इंडिया में 8 प्रोविंसेस हुआ करती थी। प्रोविंसेस का मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का बिल्कुल डायरेक्ट हक हुआ करता था, स्टेट एक तरीके से। तो 8 प्रोविंसेस थी, तो 8 कमल के फूल दिखे। एक और झंडा बना, ये झंडा गांधी जी ने बनाया। इस झंडे का नाम स्वराज फ्लैग है। इस झंडे को याद करने का तरीका बताती हूँ। गांधी जी हमेशा आपको एक चरखा चलाते हुए दिखते हैं, राइट? अपनी इंपॉर्टेंट फिगर्स में, फोटोज में वो चरखा चला रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी बीच में चरखा था। ये झंडा थोड़ा उल्टा कर दिया है पिछले वाले झंडे से। ऊपर जो है लाल कलर है, बीच में जो है श्वेत कलर है यानी कि व्हाइट, और नीचे जो है ग्रीन कलर है। ट्राई कलर है, तिरंगा ये भी है। बीच में जो है इसमें नीले रंग का चरखा बना हुआ है। क्यों? चरखे से क्या मतलब है? क्योंकि गांधी जी कहते थे अपना कपड़ा बनाओ, चरखे से अपना कपड़ा बनाओ, ब्रिटेन का सामान यूज मत करो। तो इसलिए उन्होंने स्वराज फ्लैग बनाया कि सेल्फ रूल तभी आएगा जब सेल्फ प्रोडक्शन आएगा। तो इसका लॉजिक है, मतलब ऐसे ही चरखा नहीं डाल दिया बीच में। तो ये सब है, झंडे वंडे बने भाई। और इसके साथ साथ हिस्ट्री का भी री इंटरप्रिटेशन हुआ। होता क्या प्रॉब्लम पता है क्या थी कि उस जमाने में जो हिस्ट्री लिखने वाले लोग थे वो मोस्टली कॉलोनियल गवर्नमेंट हुआ करती थी, क्योंकि भारत वाले तो इतने पढ़े लिखे ही नहीं थे कि वो किताबें लिखने लग जाएं। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जब हिस्ट्री की रचना करती थी तो अपने अकॉर्डिंग करती थी कि भाई भारत तो एक बैकवर्ड कंट्री हुआ करता था, हम लोग आए, हमने ऐसा किया वैसा किया, अपनी तारीफों की पुल बांधती थी। अब हमने सोचा कि नहीं, अब टाइम आ गया है कि दुनिया को हमारी असली हकीकत पता चले। तो 19वीं सेंचुरी की आखिरी तक आते आते इंडिया ने क्या किया कि अपनी हिस्ट्री अपने लफ्ज़ों में बताना शुरू किया। ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत जो है सोने की चिड़िया हुआ करता था, ये हमें री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री से ही पता चलता है। जब हमने हिस्ट्री का एक दूसरा रूप उजागर किया, अपने ग्लोरियस एंशियंट टाइम्स के बारे में बताया, अपने वेद के बारे में, अपने पुराण के बारे में, अपनी इंपॉर्टेंट मुगल हिस्ट्री के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री हुई है सबके बारे में बताया, ब्रिटिशर्स से पहले वाली।
तो ये हुआ। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो गांधी जी के नेतृत्व में देश में ये मुहिम काफ़ी सालों तक चली। फाइनली हमने कॉलोनियल गवर्नमेंट से आज़ादी ले ली गांधी जी की लीडरशिप में। और ऐसा नहीं है कि दंगे नहीं हुए, वायलेंस थोड़ा बहुत यूज़ हुआ और मोस्टली नॉन वायलेंट तरीके से हमने लिया। And this was a big victory, and this chapter was just to remind you that all that we see around us is all possible because of these people. If they wouldn't have fought for us, we wouldn't have been independent probably. So thank you so much, and I hope you enjoyed the कहानी। और आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए मुझे कमेंट्स में बताना। वैसे आपको परसों जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप तो मिल ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।